अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम दो पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे। एक वो पोर्शन होगा जिसमें हम कार्डियक सिस्टम की फिजिकल थेरेपी पढ़ेंगे और एक वो होगा जो पल्मोनरी सिस्टम का होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी सिस्टम की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से। ठीक है, सबसे पहली बात हम इसमें बेसिक ओवरव्यू देखेंगे सर्फेस लैंडमार्क्स का, जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत डिटेल्ड एनाटमी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पल्मोनरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो बोनी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनके अंदर हमारा थॉरैक्स आता है। ठीक है, अब जो थॉरैक्स है ना, इसको कहते हैं कि हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि एक इसका एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, और एक इसका लैटरल बॉर्डर है और एक इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, अब जो आपका एंटीरियर बॉर्डर है वो कौन बना रही होती है? हमें पता है कि एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पर बना रही होती है स्टर्नम। फिर हमारे पास आता है लैटरल बॉर्डर और वो कौन बना रही होती है? हमारी रिब्स। और हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर आता है, वो हमारी कौन सी वर्टिब्रा बना रही होती है? थोरेसिक वर्टिब्रा, T1 से लेकर T12 तक। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर स्टर्नम, लैटरल बॉर्डर रिब्स और पोस्टीरियर बॉर्डर T1 से लेकर T12 थोरेसिक वर्टिब्रा बना रही होती है। अब आपने याद रखना है कि हम लोग सबसे पहले एंटीरियर स्ट्रक्चर्स देखते हैं। आपने इसको विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले होती है हमारी दो क्लैविकल्स। दो क्लैविकल के दरमियान एक नोच होती है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? जुगुलर नॉच। ठीक है, आपने ये देखा, और ये जुगुलर नॉच बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इसके ऊपर दोनों साइड्स में हैंड प्लेस करके ना, तो आपको क्लैविकल के एंड्स मिलते हैं, मीडियल एंड, और फिर आप उसके ऊपर हैंड प्लेस करते हैं ना, तो आपको फिर जो है वो अपने शोल्डर की एबनॉर्मेलिटी का अंदाज़ा हो सकता है अगर क्लैविकल के लेवल ऊपर नीचे हो। यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपकी डोमिनेट साइड होती है, जो मोस्टली राइट साइड होती है, वहाँ से क्लैविकल थोड़ी सी नीचे डिप्रेस हुई होती है, सो दैट्स नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली दोनों क्लैविकल के दरमियान हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जुगुलर नोच। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे पास एक पार्ट होता है स्टर्नम का जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? मेनिब्रम स्टर्नाई। ठीक है, मेनिब्रम स्टर्नाई और स्टर्नम की जब बॉडी आपस में मिल रही होती है तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो हमें एक रेज्ड मार्जिन मिलता है, एक रेज्ड स्ट्रक्चर मिलता है। जब हम उसको टच करते हैं तो हमें ऊपर पैल्पेट होता है, बाकायदे ये पता चलता है। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है इसको हम क्या कह रहे होते हैं? स्टर्नल एंगल, या फिर हम इसको कह रहे होते हैं एंगल ऑफ लुईस। ठीक है, ये एंगल होता है। अब ये जो एंगल है ना, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों एंगल ये इंपॉर्टेंट है? पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि यहाँ पर से आपकी सेकंड रिब की अटैचमेंट होती है। ठीक हो गया, सेकंड रिब की अटैचमेंट होती है, मतलब आपने इसको पैल्पेट कर लिया इसके नीचे आके, और फर्स्ट रिब तो हमें पता है ना वो कुछ इस तरह से जाती है और वो सर्कुलर होती है, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम सेकंड रिब की बात करते हैं तो हम लोग अपने स्टर्नल एंगल के बिल्कुल साथ आए तो हमें अपनी सेकंड रिब इजीली पैल्पेट हो जाती है। सेकंड रिब पैल्पेट हो गई तो आपको सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस भी हो जाएगी, फिर आपको थर्ड रिब भी हो जाएगी, फिर आपको थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस एंड सो ऑन। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि ये स्टर्नल एंगल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही आपकी आर्च ऑफ एयोर्टा होती है। ठीक है, हमें पता है ना एयोर्टिक आर्च होती है, फिर वो जाती है इस तरह से, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी आर्च ऑफ एयोर्टा भी होती है। इसकी तीसरी सिग्निफिकेंस ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर हमारी जो ट्रेकिया है, ठीक है, जो कि हमारा विंड पाइप है, वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। राइट एंड लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकाई में क्या होता है? डिवाइड होता है। किस लेवल के ऊपर? स्टर्नल एंगल के लेवल के ऊपर जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया एंगल ऑफ लुईस की इंपॉर्टेंट आ गई। ठीक है, ये स्टर्नल एंगल की इंपॉर्टेंस आ गई। फिर हमारे पास आती है हमारी स्टर्नम, और स्टर्नम के नीचे एंड पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? ज़ीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमने इसका पढ़ लिया एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारी स्टर्नम के साथ साथ अटैचमेंट साइड्स होती हैं हमारी रिब्स की। ठीक है, जहाँ पर हमारे कोस्टोस्टर्नल जॉइंट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह आपकी रिब्स जो है ना ये फिर पीछे जाती हैं। ठीक है, तो एंटीरियरली आपकी रिब्स स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, और पोस्टीरियरली आपकी जो रिब्स है वो थोरेसिक वर्टिब्रास पे आर्टिकुलेट कर रही होती है। आपके रिब्स के जो हेड है वो पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहे होते हैं? थोरेसिक स्पाइन के साथ। ठीक हो गया, उनके हमें पता है वहाँ पर उनके कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स बनते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमने कह दिया कि ये सारा जो पार्ट है, ये आपके जो रिब केज है, ये लैटरल बॉर्डर्स बना रहा है किसके? आपके थोरैक्स के। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, फिर जब आपने ये बात कर ली तो आपने फिर कहा कि अब हमारी जो रिब्स हैं ये हमारे पास होती हैं 12 रिब्स होती हैं। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा रिब प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्वाइकल रिब। हमें पता है कि हमारी जो रिब्स हैं वो T1 से T12 के साथ मिलकर लगी होती हैं, यहाँ से उनके जॉइंट्स शुरू होते हैं। ये रिब ऐसी होती है जो कि बाज़ औक़ात कहा जाता है कि आपकी जो
सर्वाइकल स्पाइन का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है यानी C7 का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो एक्सटेंड करता है और एक रिब बना देता है जिसको आप सर्वाइकल रिब कहते हैं, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा रिब होती है, ठीक है। यूजुअली रिब्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी T1 से हो रही है, लेकिन ये आपकी सर्वाइकल स्पाइन से हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये रिब ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। इसको एक कॉम्प्लिकेशन को कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, क्योंकि ये आपके नेक के उस रीजन में होती है जहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सिस पास हो रहा होता है। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस को बाज़ औक़ात इम्पिंच या कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है। दैट्स अनदर कंडीशन, ठीक हो गया। कुछ पेशेंट्स के अंदर नॉन प्रॉब्लमेटिक भी होती है, लेकिन अगर हो तो फिर ये प्रॉब्लम आती है और फिर इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे रिब्स के 12 पेयर। इसमें आपने याद रखते हैं कि हमारी फर्स्ट 7 रिब्स जो होती हैं ये इनको हम कहते हैं दीज आर द ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके दोनों बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। इनके दोनों आर्टिकुलेशंस होती हैं। एक हम लोग कहते हैं कि ये कॉस्टोस्टर्नल आर्टिकुलेशंस भी इसकी होती है और कॉस्टोवर्टिब्रल आर्टिकुलेशंस भी होती हैं, यानी आगे भी लग रही हैं और पीछे भी लग रही हैं। फिर हमारे पास आती हैं आगे रिब्स जो कि हमारे पास होती हैं 7 to 10। ये हमारे वो रिब्स होती हैं जिनकी जो है एक कॉमन कॉस्टोस्टर्नल अटैचमेंट होती है, यानी आई पीछे से, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही हैं और आगे जाकर कंबाइन होगी और फिर इनके स्टर्नम के ऊपर जो अटैचमेंट है वो एक कॉमन अटैचमेंट है, ठीक है, 7 to 10। फिर हमारे पास आती है 11 और 12 रिब्स। कहते हैं कि इनकी सिर्फ कॉस्टोवर्टिब्रल अटैचमेंट होती है, सिर्फ ये पीछे से अटैच हुई होती है और आगे से स्टर्नम के साथ इनकी अटैचमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक हो गया, क्योंकि इनकी अटैचमेंट सिर्फ एक होती है। आई होप कि आपको रिब्स की बात भी समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर आपने एक और बात याद रखनी है कि जब हम कहते हैं कि हमारे पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली हमारे पास होती है हमारी थोरेसिक स्पाइन, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हमारी थोरेसिक स्पाइन किस तरह से होती है। T1 से T12 के थोरेसिक प्रोसेस होते हैं। अगर आप इनको पैल्पेट करना चाहें तो आपको जो एक आप पेशेंट को कहते हैं कि अपना हेड जो है वो आगे की तरफ बेंड करें या उसको फ्लेक्स करें सिंपल वर्ड्स में, और जब वो उसको करता है तो वहाँ पर एक प्रोमिनेंट सी जो है वो सबसे प्रोमिनेंट वर्टिब्रा होती है, वो हमारे पास जो है ना वो C7 और T1 का एक जंक्शन होता है। आपने जो है ना वहाँ से पैल्पेट करना स्टार्ट करनी होती है, काउंट करनी होती है T1 से लेकर T2, और फिर थोड़ा सा आप आते हैं लेटरल साइड पे तो फिर आपके पास ना 2 फिंगर्स के डिस्टेंस पे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं और फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सा आगे जो है ना हेड ऑफ रिब्स की अटैचमेंट जो है वो मिल जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली बात जो है वो समझ आ गई होगी पोस्टीरियर बॉर्डर की भी। ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया एनाटॉमी का। कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हैं जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। कुछ ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स आते हैं जो कि हार्ट की ऑस्कल्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे तो हम कार्डियक सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको मेन का थोड़ा आइडिया दे दूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि क्यों स्टर्नल एंगल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बोनी थोरैक्स की सरफेस एनाटॉमी को हम इस इमेज से समझते हैं। हमने कहा था कि दोनों क्लेविकल्स के दरमियान एक नोच होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज जुगुलर नोच। जुगुलर नोच से अगर हम नीचे आए तो हमारे पास मेनिब्रम स्टर्नाई होती है एंड दिस इज़ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। मेनिब्रम स्टर्नाई बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ जिस पॉइंट पर मिल रही होती है वहाँ एक एंगल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी ट्रैकिया बाइफरकेट कर रही होती है। यही वो पॉइंट होता है जिसके नीचे से आर्च ऑफ एओर्टा गुजर रही होती है। यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी सेकंड रिब की अटैचमेंट होती है। और अगर आपने सेकंड रिब को जो है वो पैल्पेट कर लिया, उसी के रेफरेंस से आप अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन अपनी इंटरकॉस्टल स्पेसेस को इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। फिर आपने एक और बात याद रखनी है कि पोस्टीरियरली स्टर्नल एंगल के साथ जो वर्टिब्रल लेवल होता है दैट इज़ T4। एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपकी स्टर्नम जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर एक जो है वो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड ए ज़ीफर्ड प्रोसेस। इसके अलावा हमने कहा था कि हमारी जो पहली 7 रिब्स होती हैं वी कॉल देम एज ट्रू रिब्स, क्योंकि यहाँ पर इनकी कॉस्टोस्टर्नल अटैचमेंट यानी स्टर्नम के साथ जो इनका जॉइंट बन रहा होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। जबकि हमारी जो 8, 9 और 10 वाली रिब्स होती हैं दीज आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब, क्योंकि इनकी एक कॉमन कॉस्टोस्टर्नल अटैचमेंट होती है, सब मिलके एक ही जगह पर स्टर्नम के ऊपर अटैच करी होती हैं। और बाकी हमने कहा था 11 और 12 वाली रिब्स जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती है क्योंकि इनकी अटैचमेंट सिर्फ वर्टिब्रा के साथ होती है, इनके स्टर्नम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती है। सो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ द सर्फेस एनाटॉमी ऑफ थोरैक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि हम अपने हार्ट के वेल्व्स को किस तरह से ऑस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 क्लैविकल्स होते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन शो करते हैं जिसका मिड क्लैविकुलर लाइन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हमारे पास ये जुगुलर नोच होती है, हमारे पास फिर हमने कहा एक एंगल ऑफ लुइस होता है, फिर हमारी स्टर्नम आगे से स्टार्ट होती है, बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है। मेनिब्रम स्टर्नाई जहाँ पर स्टर्नम के साथ कंबाइन हो रही होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, एंगल ऑफ लुइस। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास होती है हमारी होती है सेकेंड रिब। सेकेंड रिब के नीचे हमारे पास क्या होती है, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड आपको यहाँ पर कौन सा वैल्व मिलता है जिसको आप ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, दैट इज़ आयोर्टिक वैल्व, ठीक
ठीक है। फिर आप आते हैं अपनी यहाँ से राइट साइड के ऊपर, आपने किसको किया, एओर्टिक वाल्व को। फिर आप आते हैं अपनी यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर एट द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, यहाँ पर आप किसको ऑस्कल्टेट करते हैं, अपने पल्मोनरी वाल्व को। थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आप आते हैं थोड़ा सा नीचे मूव करते हुए, दैट इज़ अब्स पॉइंट, जहाँ पर आपको S1 और S2 की जो एक साउंड है वो इक्वल आ रही होती है, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड आपको क्या मिलता है, अपना ट्राइकस्पिड वाल्व। थोड़ा सा नीचे आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लैटरल मूव करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द मिड क्लैविकुलर लाइन पैल्पेट कर सकते हैं। हम लोग ये पैल्पेट भी कर सकते हैं और ऑस्कल्टेट भी कर सकते हैं अपने मिट्रल वाल्व को, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एपिक्स ऑफ हार्ट, ठीक है। एक बेसिक सी मैंने आपको एनाटॉमी बता दी, आपके थोड़ी बहुत हार्ट की, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको ना एक और चीज़ जो है वो बताती हूँ। अब ना अपने जब पोस्टीरियरली आपको ना लंग्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, लंग्स के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा इसके अंदर दूसरी बार जो है ना वो इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे। अब अपने याद रखते हैं कि जो आपके लंग्स हैं, हमें पता है कि हमारे पास राइट लंग होता है एक, और दूसरा हमारे पास होता है लेफ्ट लंग। वेरी सिंपल, जो हमारे पास राइट लंग होता है इसकी होती है 3 लॉब्स, और जो लेफ्ट होता है इसकी होती है 2 लॉब। एक और चीज़ होती है जिसको हम लिंगुला कहते हैं, जिसको हम 2 लॉब के तौर पर जो है वो क्लासीफाई नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 लॉब्स इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है ना वो एक कार्डिक नोच होती है जो कि हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए बनी होती है। लेकिन इसके अंदर एक तीसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लिंगुला कहते हैं, इसको हम ना क्लासीफाई नहीं करते हैं आज लोग। आई होप कि आपको समझ आ गई कि आप ये लोब्स एक दूसरे के साथ सेपरेट हुई होती हैं थ्रू सम फिशर्स, ठीक है। अब आप याद रखते हैं कि राइट को हम 3 लोब्स के अंदर डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर लोब को मिडल लोब से सेपरेट करने के लिए हमारे पास होता है एक फिशर जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और मिडल लोब को लोअर लोब से सेपरेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फिशर होता है, ऑब्लिक फिशर। ऑन द अदर हैंड जब हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो हमारे पास अपर लोब को मिडल लोब से सेपरेट करने के लिए कौन सा फिशर होता है, ऑब्लिक फिशर। यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता, ठीक हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने बात याद रखी है कि जो हमारा लंग है ना इसको भी ऑस्कल्टेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन वो एक अलग स्टेप है जो एग्जामिनेशन की बात है। अब आपने ना राइट लंग की बात करनी है, तो आपने कहना है कि हमारे पास राइट लंग की ईच लोब को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। तो राइट लंग के अंदर टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर जो लॉब्स हैं वो 8 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ऑल्दो लिंगुला को भी वो कुछ डिवाइड करता है, लेकिन दोनों लोब्स अपर और लोअर दोनों 8 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम पोस्टीरियरली आ रहे होते हैं तो हम लोग पैल्पेट करना शुरू करते हैं ना अपने थोरेसिक वर्टिब्रा, तो T3 वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर आकर ना हम कहते हैं कि आप पोस्टीरियर, क्योंकि लंग ना एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर की ऑस्कल्टेशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि आपने कुछ लोब्स हैं जिनको आप इंटीरियरली ही कर सकते हैं, सिर्फ पोस्टीरियरली नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ नो मिडल लोब पोस्टीरियरली। आप मिडल लोब को कभी भी पोस्टीरियरली ऑस्कल्टेट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि T3 के लेवल के ऊपर आपकी जो ऑब्लिक फिशर है वो अपर और लोअर लोब के अंदर डिवाइड करता है, और आपको पीछे सिर्फ अपर और लोअर लोब्स मिलती हैं, आपको मिडिल लोब नहीं मिलती है राइट लंग की, ठीक हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो कहते हैं कि अगर आपको समझ नहीं ना आ रही, फिर आप ना स्कैपुला को जो है ना बॉर्डर को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो कहते हैं कि जो स्कैपुला का बॉर्डर है ना, इंफीरियर बॉर्डर T7 के लेवल पर होता है। फिर आप यहाँ से भी आकर जो है ना ऊपर मूव कर सकते हैं उसको ऑस्कल्टेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। बाकी जो लोब्स हैं उनके सेगमेंट्स हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ता है कि एपिकल। एक और बात, आपकी जो क्लेविकल होती है ना, आपके जो लंग्स हैं वो क्लेविकल से ऑलमोस्ट 1 इंच ऊपर असेंड करते हैं, ठीक है। तो लंग की जो अपर लोब है ना थोड़ी सी आपकी क्लेविकल से ऊपर होती है, इसीलिए क्लेविकल को इंजरी हो जाती है, तो समटाइम्स जो है ना डैमेज लंग्स को भी हो सकता है। आई होप कि आपको एक बेसिक एनाटॉमी का ओवरव्यू मिल गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पल्मोनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है।